अब ये बात तो किसी से नहीं छिपी कि औरतों को सबसे ज़्यादा प्यार अपनी अलमारी से होता है। और हो भी क्यों ना, औरतों के कपड़े, उनका ज़रूरी सामान, उनका मेकअप और तो और वो जो चीज़ें किसी को दिखाना नहीं चाहती वो भी चीज़ें वो अपनी अलमारी में ही छिपा कर रखती है। और कई लड़कियों को उनकी अलमारी को कोई हाथ लगाए ये बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब हमारी सपना को ही देख लीजिए। इस घर में पता नहीं ये बात किसी को समझ में क्यों नहीं आती कि मेरी अलमारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और कितनी बार बोलनी पड़ेगी ये बात मुझे। अरे क्यों इतना चिल्ला रही है? बस एक रुमाल ही तो लिया है ना तेरी अलमारी से, उसमें इतना क्यों आग बबूला हो रही है तू? मैंने आपसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी अलमारी को हाथ लगाए। अरे सपना, हम मिडिल क्लास हैं जहाँ सबके पास अपनी अलमारियाँ और अपना सामान नहीं होता। आज तो तू इस घर में है, कल को ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ भी ऐसे ही नखरे करेगी? मैं कुछ नहीं जानती माँ, बस मुझे अपनी अलमारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। मेरी अलमारी को कोई हाथ भी लगाए तो ये मुझे मंजूर नहीं है। देख, अगले महीने तेरी शादी होने वाली है और तुझे भी पता है तेरे ससुराल वाले हमारी तरह ही हैं। तुझे वहाँ सब कुछ अपने हिसाब से नहीं मिलेगा बेटा। सुशीला सपना को बहुत समझाती, लेकिन उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं बैठी और इतनी बड़ी अलमारी में वो बस अपना ही सामान रखती, किसी को उस अलमारी को हाथ भी नहीं लगाने देती। सुशीला को डर था कि कहीं सपना की ये आदत उसके ससुराल में परेशानी ना खड़ी कर दे। और उसे समझाते समझाते उसकी शादी का दिन भी आ गया और विदाई भी हो गई। रवि, हमारे कमरे में अलमारी तो है ना? ये कैसा सवाल है? सबके कमरे में अलमारी तो होती है सपना। नहीं, मेरा मतलब हमारी अलमारी है ना, किसी और की तो नहीं है ना? क्या बोल रही हो तुम? हमारी ही है, अलमारी पड़ोसी की थोड़ी ना होगी। अब मुझे देखनी है कितनी बड़ी है अलमारी। अभी? इस वक्त? अरे अभी तो सब मेहमान बैठे हैं और तुम्हें अलमारी देखनी है? पर क्यों? मुझे देखना है कि उसमें कितनी जगह है, कितनी बड़ी है अलमारी, उस पर मेरा सामान आएगा भी या नहीं। अरे वो सब तो ठीक है, पर अभी क्या करोगी देखकर अलमारी को? अभी सारे मेहमान बैठे हैं, इस वक्त ऐसे जाना ठीक नहीं लगता, समझो बात को। नहीं, मुझे अभी देखनी है, प्लीज़ चलो ना अपने रूम में। कुछ मेहमान सपना को कहते हुए सुन लेते हैं कि वो रवि को कमरे में ले जाने की बात कर रही है। अरे लगता है बहू रानी से सब्र नहीं हो रहा रवि। इसलिए बार बार कमरे में चलने को कह रही है क्या? अरे नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस सपना थक गई है ना इसलिए। अरे अब झूठ मत बोल, कब से देख रही हूँ मैं तुझसे कमरे में चलने को कह रही है बहू। जा ले जा इसे कमरे में। लगता है बहू से अब इंतजार नहीं हो रहा। अरे क्या आप भी बुआ जी? चलो ना, अब तो सब कह भी रहे हैं। सपना, तुम बात को तो समझो। ले जा रवि, हम कुछ नहीं कहेंगे। सारे मेहमान रवि और सपना की बात सुनकर हैरान थे, लेकिन सपना कहाँ सबकी सुनने वाली थी। उस पर तो बस नई अलमारी देखने का भूत सवार था। रवि फाइनली उसे उनके कमरे में ले आया और सपना अपनी अलमारी को खोल के देखने लगी। कितनी बार देखोगी इस अलमारी को? अरे मैं देख रही हूँ कि कौन सा सामान कहाँ रखूँगी मैं। तुम्हारा सामान? मेरा भी सामान यहीं रहेगा मैडम। तुम्हारा क्यों? तुमने कहा ना ये मेरी अलमारी है। अरे हमारी अलमारी है ये सपना, हम दोनों पति पत्नी हैं, ये अलमारी हम दोनों की है। इसमें 3 लोग अपना सामान रख ले, इतनी बड़ी है ये अलमारी। नहीं, तुम अपना सामान कहीं और रख लेना, मुझे अपनी अलमारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अरे ये क्या बात हुई भला? तुम ये इतनी बड़ी अलमारी एक खुद के लिए लोगी? इतना तो तुम्हारे पास सामान नहीं होगा जितनी बड़ी ये अलमारी है। अगर मैं इस अलमारी में कपड़े रखूंगी तो ये मेरी हुई ना, तो मैं अपनी अलमारी को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। रवि को पहले तो ऐसा लगा कि शायद सपना ये सब मजाक में कह रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सपना का पागलपन अपनी अलमारी की तरफ
दिखने लगा था। अरे सपना बहू, ये कुछ नए कपड़े हैं। तेरी अलमारी काफ़ी बड़ी है ना, उसमें काफ़ी जगह होगी, तो उसमें जाकर रख दे बेटा। मेरी अलमारी में माँ जी? हाँ, क्योंकि हम सबके पास ना छोटी छोटी अलमारियाँ हैं। तेरे पास तो बड़ी है ना, उसमें जाकर रख दे, जब ज़रूरत होगी तब निकाल लेंगे। नहीं माँ जी, मेरी अलमारी में तो जगह ही नहीं है। हैं? इतनी बड़ी अलमारी में जगह नहीं है? हाँ माँ जी, जगह नहीं है। आप कहीं और देख लीजिए जगह हो तो। सपना का ये बर्ताव, वो भी एक अलमारी के लिए, किसी को पसंद नहीं आ रहा था। सपना, तुम ये सब ना सही नहीं कर रही हो। देखो, हमारे पास इतनी बड़ी अलमारी है, फिर भी तुम घर की कोई चीज़ इसमें रखने नहीं देती माँ को। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? एक लड़की के लिए अलमारी कितनी ज़रूरी होती है। ये पागलपन है सपना, मुझे तो इसमें कुछ भी सही नज़र नहीं आता। आप लड़की होते तो आपको समझ आता ना। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। कल रिया हॉस्टल से वापस आ रही है, वो तो लड़की है ना, देखते वो तुम्हारी तरफ पागल है या नहीं। और ऐसा कुछ नहीं हुआ ना तो तुम्हें अपनी अलमारी सबके साथ बांटनी होगी। रवि ने सपना को चैलेंज किया और जब अगले दिन रिया वापस घर को लौटी तब, रिया, तुझे याद है कैसे हम बचपन में अपनी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटा करते थे? हाँ हाँ भैया, मुझे सब याद है। सच में भाभी, हम सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटते थे। खाना हो, खिलौने हो, किताबें हो, या पापा जो भी हमारे लिए लाते थे, मैं और भैया सब कुछ बांटते थे। देखा, हम दोनों सब कुछ शेयर करते हैं पहले से ही, तुम्हारी तरह नहीं। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने, बार बार बोलने की ना ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी को मैंने सब हर चीज़ मिल बांट कर करना सिखाया है बेटा। अब तू खुद ही देख ले, कोई भी चीज़ बिना अपने भैया के साथ बांटे बिना रह नहीं सकती, ऐसी है मेरी रिया। बस माँ, इतनी भी तारीफ मत कीजिए मेरी। अब जो जिसके काबिल होगा उसकी तारीफ तो करेंगे ही ना रिया। आप बताइए ना, आपको कौन सी चीज़ चाहिए मेरी? मैं सब कुछ आपके साथ बांट सकती हूँ भैया। अरे कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए बहन, बस तेरी अलमारी में थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे अपना सामान रखने के लिए। क्या? मेरी अलमारी में? हाँ, वैसे भी तेरी अलमारी आधी तो खाली ही तो है, मैं थोड़ी सी जगह में अपना सामान रख लूँगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा, मेरी बहन को देखा, कह रही है नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी जगह नहीं, पूरी अलमारी ले लीजिए। ये है मेरी बहन। मेरी बेटी है ही ऐसी है। एक मिनट, नहीं का मतलब मैं अपनी अलमारी किसी के साथ नहीं बांटूंगी। आपको जो लेना है ले लीजिए, पर अलमारी नहीं बांट सकती मैं। अरे, आपकी बहन को ये क्या हुआ? ये तो मेरी तरह बात कर रही है। नहीं तो क्या भैया, आपको नहीं पता एक लड़की के लिए अलमारी कितनी कीमती होती है? मैं किसी को अपनी अलमारी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अरे रिया, तो भी? हाँ, मैं भी। माँ, कोई भी लड़की अपनी अलमारी किसी के साथ शेयर नहीं करती। मैं तो अपने पति के साथ भी अपनी अलमारी शेयर ना करूं। माँ, तुमने रिया की शादी के लिए क्या क्या दहेज रखा है? अरे तू क्यों पूछ रहा है? इसके दहेज में ना एक अलमारी भी डाल देना। अंजुम को नए ड्रेस, डिजाइन और कपड़ों का बहुत शौक होता है, जिस वजह से वो हर दूसरे दिन शॉपिंग पर चली जाती है। सास, पति, पड़ोसी, परिवार, न जाने कितने लोग उसे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वो किसी की फिक्र किए बिना बस अपनी शॉपिंग पर ध्यान देती है। बहू, कल हमें बुआ के घर डिनर पार्टी में जाना है। क्या? और आप अब बता रही हो? उफ़, मेरे पास पहनने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। मतलब ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती क्या? हर दूसरे दिन शॉपिंग करती हो, फिर भी पहनने के लिए कपड़े नहीं है। हाँ, नहीं है, ना कपड़े रखने की जगह है और ना ही पहनने के लिए कपड़े। अगला डायलॉग यही बोलने वाले थे ना, मैंने टाइम बचा दिया। अब मैं जा रही हूँ, बाय। अंजुम की बात पर दोनों बस उसे देखते रह जाते हैं और वो पर्स लिए शॉपिंग करने चली जाती है। कुछ घंटों बाद वो दोनों हाथ में शॉपिंग बैग्स लेकर झूमती गाती घर आती है तो सामने ही पति और सास को बैठा देख सीधे कमरे में जाने लगती है। ऐसे कितने का खर्च करके आई जो नजरें बचा सीधा अंदर निकल रही है? अरे माँ, क्यों पूछ रही हो? वो बताएगी तो दर्द यहाँ होगा।
पति और सास की बातें सुन बिना कोई जवाब दिए अंजुम बस हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह अगले दिन अंजुम एक बार फिर शॉपिंग करने जाती है तो इस बार पहले से ज्यादा कपड़े खरीद कर लाती है, जिन्हें देख सास की आंखें फट जाती है। अरे सुन बेटा, तुझे अपने पति का थोड़ा भी ख्याल है या नहीं? कल 2 बैग लेकर आती थी, आज 4 और ले आई। अरे आखिर इतना पैसा खर्च करने की जगह कमा लेती या बचत ही कर लेती तो कम से कम सुशांत की मदद तो हो जाती। आपको तो हमेशा बेटी की फिक्र लगी रहती है, पर मैं आपको बता दूं, आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात पैसों की, तो घर में आज तक ना उनकी कमी हुई है और ना ही कभी होगी। सास को जवाब देकर बहू एक बार फिर शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह समय बीतने लगता है, जिसमें पति कमाई, सास चिंता और बहू शॉपिंग करती रहती है। जहां एक तरफ अंजुम की शॉपिंग घर वालों को परेशान रखती है, वहीं दूसरी तरफ उसका मनी मैनेजमेंट उन्हें हैरान भी रखता है। पिछले महीने मेरी सैलरी कम आई थी, उस पर अंजुम ने पूरे महीने शॉपिंग की, फिर भी घर का सारा खर्चा इतनी आसानी से कैसे हो गया? अरे यही तो मैं भी सोचती हूँ बेटा, लेकिन तेरी पत्नी अपने नए कपड़ों की तरह इन पैसों के खेल को भी ना मिस्ट्री बनाए रखती है। माँ बेटे बात कर ही रहे होते हैं कि खुशी से झूमती अंजुम उनके पास आती है। अरे तुम्हारी कौन सी लॉटरी लग गई है जो इतना खुश हो रही हो? किसी ने फ्री शॉपिंग बोल दिया होगा, इससे बड़ी इसके लिए क्या लॉटरी हो सकती है? बात तो आपकी सही है। कौन सी? यही कि फ्री शॉपिंग मेरे लिए लॉटरी से कम नहीं, और इस बार मैं सीधा फैशन शो ऑक्शन से ड्रेस लूंगी। क्या तुम फैशन शो से ड्रेस खरीदोगी? दिमाग तो सही जगह है। अरे ये तो शादी से पहले पूछना चाहिए था, अब पूछ कर क्या फायदा। चल जरा मैं अभी देखूं कौन सी ड्रेस खरीदेगी। अब बहू के साथ सास भी फैशन शो में पहुंच जाती है, जहां सब मॉडल्स और उनके सुंदर इंडियन कपड़े देख सास हैरान होने के साथ खुश भी हो जाती है। अरे यकीन नहीं होता, इन्होंने फैशन में ये ट्रेडिशनल वाले कपड़े भी रखे हैं, और सबकी ड्रेस तो देख कितनी सुंदर सुंदर है। आपको जो पसंद आए बता देना, हम ले लेंगे। क्या तू यहाँ से कपड़े खरीदेगी? पागल हो गई है क्या? कोई जरूरत नहीं है, पता भी है सब कुछ कितना महंगा होगा। सास की बात पर अंजुम जोर जोर से हंसने लगती है। तभी एक लड़की उनके पास आती है। अंजुम जी, आप यहाँ आई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। शो बहुत अच्छा था, मेरी सास को भी पसंद आया है। वैसे ऑक्शन कब शुरू होगा? अरे मैडम, आप ऑक्शन का इंतजार क्यों करती हो? आपके लिए VIP एक्सेस है, जो पसंद आए ले लीजिए, और शो स्टॉपर ड्रेस हमारी तरफ से आपके लिए फ्री, I mean गिफ्ट। ये सब क्या चल रहा है बहू? तुझे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, और ये थैंक यू किस बात के लिए? सास की बात का कोई जवाब दिए बिना अंजुम उस लड़की से बात कंटिन्यू करती है, और कुछ देर बाद वो दोनों अपनी ड्रेस लेकर घर वापस आती है, जहां सुशांत बैठा उनका इंतजार कर रहा था। मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था, बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे तो रुक जरा, पहले ये अंजुम बताएगी कि आखिर फैशन शो वाले इसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे थे, और उन्होंने थैंक यू के तौर पर सीधा शो स्टॉपर वाली ड्रेस कैसे दे दी? वो इसलिए क्योंकि आपकी बहू उनकी ड्रेस डिजाइनर और सप्लायर है। मैं जो हर रोज शॉपिंग करती हूँ ना, वो मेरा काम है, जिसके मुझे पैसे मिलते हैं, और उन्हीं पैसों से मैं अपना एक्स्ट्रा खर्च करती हूँ। क्या तुम इतने टाइम से काम कर रही हो और हमें आज पता चल रहा है? आखिर इस घर में चल क्या रहा है? तुम्हारी ड्रामे के अलावा सब सही चल रहा है। मैंने नहीं बताया क्योंकि पहले खुद सेटल होना चाहती थी, और आज भी बात छुपानी होती तो मम्मी को अपने साथ लेकर क्यों जाती? अरे समझ में नहीं आ रहा, बात छुपाने के लिए तुझे डांटूं या बहू की समझदारी और काम पर गर्व करूं? वैसे तू हमारा इंतजार क्यों कर रहा था बेटा? वो मेरी जॉब चली गई है। लो, एक अच्छी खबर आई नहीं कि बुरी पहले से मुंह धोए घर में बैठी है। कुछ नहीं होता, अगला प्रोजेक्ट मिलने तक सेविंग से काम चला लेंगे, और मुझे अच्छे से पता है
उससे पहले तुम्हें जॉब और मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सही है, अब मुझे ही काम की अकड़ दिखा रही हो। अब पति पत्नी के बीच फाइट शुरू होने ही वाली होती है, लेकिन सास बीच में बोलकर बात संभाल लेती है। अगले दिन से घर वाले अपना अपना काम तो करने लगते हैं, लेकिन उनकी कोल्ड वॉर अभी भी चलती रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं, जिसमें घर का माहौल देख आखिरकार सास एक शाम दोनों को साथ में बिठाती है। अरे तुम दोनों की दिक्कत क्या है? छोटी सी बात पर मुंह फुलाकर बैठे हो। एक साथ काम करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना, नहीं तो इन्हीं सब में अटक कर रह जाओगे। सुशांत, बहू तेरी मदद ही करना चाहती है, और अंजुम, मेरा बेटा भी तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहता। ये बात मुझे अच्छे से पता है, बस तुम दोनों को समझने की जरूरत है। वैसे तुमने सच्चाई छुपाई, वो गलत था। और तुमने भेदभाव दिया, वो भी तो गलत था। ठीक है, सॉरी। मेरा भी सॉरी। इस तरह माँ के समझाने पर दोनों पति पत्नी लड़ाई खत्म करके साथ मिलकर काम करने लगते हैं, जिसमें देखते ही देखते अंजुम का काम अच्छा चलने लगता है और सुशांत को भी जॉब मिल जाती है। जहाँ हमारे देश में पापा की परियां संस्कार भूल रही हैं, ऐसे में कोई बेटा अमेरिकन बहू ले आए तो क्या होगा, देखिए जरा। बेटा, अपने देश में लड़कियां खत्म हो गई थी क्या, जो तू एक विदेशी लड़की को ब्याह कर घर ले आया? अरे साड़ी भी पहनी है तो लग रहा है जैसे सत्यम शिवम सुंदरम की जिन्नत मान हो। माँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे लीजा पसंद है। लीजा सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की है, और आप नहीं जानती, लीजा को हिंदी बोली भी आती है। अरे माँ, उसने तो हमारी संस्कृति में PhD की है। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इस फिरंगी बहू को नहीं अपना सकती, चाहे ये PhD करे या BHD। हाँ, लेकिन मम्मी जी, क्यों? आप जैसा चाहती हैं मैं वैसे करूँगी, आपको कभी निराश नहीं करूँगी। मुझे सारे वेदों का भी ज्ञान है। आप कहें तो 2-4 चौपाई सुनाऊं रामचरितमानस की। अरे नहीं, वो तो माँ को भी नहीं आती है। खैर, अब माँ देखो ना, वो खुद कह रही है, मान जाओ ना। अरे वेदों से नहीं, संस्कारों से जिंदगी चलती है। तुझे देखकर तो अपनी सी फीलिंग भी नहीं आती। इतना गोरा भी कौन होता है? मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं धूप में बैठकर टैन हो जाऊंगी। मुझे राहुल ने बहुत सी चीजें बताई हैं, और बाकी कुछ मैं आपसे सीख लूंगी। सास फिर मन में सोचती है, लगता है ये ऐसे नहीं जाएगी, मुझे कुछ और सोचना होगा। अगले दिन सास अपनी पसंद की लड़की दिव्या को घर ले आती है। तुमको सब याद है ना, मैंने जो भी कहा था। देखो, बस इस विदेशी को मेरे बेटे के दिल से निकाल दो, बाकी मैं तेरी शादी अपने बेटे से करवा दूंगी, ये वादा करती हूँ। ओहो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लड़की पटाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। बहुत बढ़िया। देखो, तुम हमारे साथ ही रहोगी, और तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि वो फिरंगी खुद ब खुद मेरे बेटे को छोड़ के चली जाए, ठीक है? हाँ आंटी जी, मैं समझ गई। बस आप देखती जाइए किस तरह मैं इस फिरंगी बहू को आपके घर से और आपके बेटे से अलग करती हूँ। फिर तो इस बंगले की मालकिन मैं और वो चाबी का गुच्छा भी जो आपकी कमर में सजा है वो मेरा। अगले दिन, माँ आपने बताया नहीं, दिव्या यहाँ क्यों आई है? मेरी बीवी को शायद उसका यहाँ रहना ठीक ना लगे। वैसे तो उसने कुछ बोला नहीं है। बेटा, तुम तो जानते ही हो, दिव्या की माँ और मैं स्कूल में अच्छे दोस्त थे, और दिव्या इसी शहर में नौकरी कर रही है। वो इस शहर में नहीं है, उसे कुछ पता नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ रहेगी तो उसे अपने घर की याद भी नहीं आएगी और अकेलापन भी महसूस नहीं करेगी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मम्मी जी। ये तो हमारे देश की संस्कृति है, वासुदेव कुटुंब। क्या क्या है ये? अरे ये तो मैंने कभी नहीं सुना। क्या बके जा रही है ये? अच्छा माँ, मैं काम पर निकलता हूँ। आराम से जाना और लंच खाना नहीं भूलना। माँ जी, आप मुझे बता दीजिए आज खाने में क्या क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। बहू, तुझे खाना बनाना आता भी है या फिर ऐसे ही अपनी बातों से बेवकूफ बनाती है? दिव्या से सीख खाना कैसे बनाते हैं। माँ जी, इंटरनेट से मैंने काफ़ी कुछ बनाना सीख लिया है, बाकी मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अरे मुझे तो आटा गूंथना भी नहीं आता आंटी जी।
ना ना ना, मुझे सब आता है। मिस्सी रोटी, सादी रोटी, तंदूरी, तवा। अरे बस बस। शाम को, दिव्या बेटा, तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? कहीं जाना है क्या? वैसे जच रहा है ये टी शर्ट का रंग। कहीं पार्टी में जा रही हो क्या? वैसे माँ, आपको कब से ऐसे कपड़े पसंद आने लगे? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? अरे विदेशों में तो सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। हाँ, पहनती तो है, लेकिन कहीं पार्टीज में जाने के लिए घर पे हम भी सिंपल और कंफर्टेबल कपड़े ही पहनते हैं, जैसे पजामा। थोड़ी देर बाद सास दिया को साइड में खींच कर ले जाती है। मैंने तुमको उस फिरंगी को बाहर निकलवाने के लिए बोला है ना कि उसकी तरह तू अपना रूप बना ले। आंटी जी, इस घर से बाहर निकलने के लिए इसको राहुल से दूर करना होगा, और ये राहुल से तभी दूर होगी ना जब राहुल मुझे पसंद करेगा। और आपने तो देखा ही है, राहुल इस फिरंगी जैसे कपड़ों वाली लड़की को पसंद करता है, तो मैंने राहुल को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कपड़े पहने। आंटी समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? अरे तुझे जो करना है वो कर, बस इस फिरंगी को मेरे घर और बेटे से दूर कर दे। और मेरी बहू को देख कैसे साड़ी पहनकर जच रही है। तूने तो उल्टा घर के संस्कार बिगाड़ने वाले कपड़े पहने हैं। अगले दिन घर पर कुछ मेहमान आते हैं। अरे, तुम अपनी बहू से कब मिलवाओगी मुझे? अब तो रहा नहीं जाता। हाँ भाभी, मैंने सुना है वो विदेशी है और बहुत सुंदर भी। हम भी देखना चाहते हैं ऐसी कौन सी लड़की है जिस पर हमारे राहुल का दिल आया है। लीजा आती है और मेहमानों को पैर छूकर प्रणाम करती है। लड़की तो बहुत सुंदर है, संस्कार भी अच्छे लग रहे हैं। भले ही विदेशी हो, लेकिन इसके संस्कार और देश एकदम देशी है, तभी तो राहुल को ये इतनी पसंद आई होगी। धन्यवाद चाची जी, बुआ जी, मुझे भी आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे, तुमको तो हमारी भाषा बोलनी भी आती है। हाँ, वो भी बहुत अच्छे से। जीती रहे बेटा, हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। दीदी, इससे मिलो, ये है दिव्या, मेरे दोस्त की बेटी। हेलो आंटी जी। कैसी लड़की है जिसको ये नहीं पता कि अपने से बड़ों को पैर छूकर नमस्ते करते हैं। अरे आप ये सब छोड़िए ना, आपको पता है आज का सारा खाना दिव्या ने बनाया है। चलिए खाते हैं। खाना तो हम खा लेंगे, लेकिन दिव्या, तूने ये क्या बनाया है? वही तो, ये नूडल्स, टिक्की, ब्रेड पकोड़े, ये सब तो वैसा खाना है जो हम जैसे बूढ़े लोगों को ज्यादा सूट भी नहीं करता। ये सब क्या बनाया है तुमने? ये कोई पार्टी नहीं है जो तुमने ऐसा खाना बनाया। ये अपने परिवार वाले हैं जिनको मैंने खुद खाने पे बुलाया है। तुमने तो मेरी नाक कटवा कर रख दी। माँ जी, बुआ और काकी जी, मुझे लगा ही था शायद ये आपको खाना पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले से दूसरा खाना बना कर रखा था। अब सभी रुकिए, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। बहू खाना लेकर आती है और सब खुश हो जाते हैं और बड़े चाव से खाना खा के चले जाते हैं। मैंने तुम्हें इधर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती होते होते रह गई। वो तो शुक्र है उस फिरंगी बहू का कि उसने सब संभाल लिया। आंटी जी, मैंने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया, मुझे लगा सब खुश हो जाएंगे, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया जी। अब मुझे लगता है ये सब ना उस फिरंगी लड़की की वजह से हुआ है। क्यों? उसने तो तुम्हें ये सब बनाने के लिए नहीं बोला था, नहीं ना? तो ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। जो लड़की 2-4 मेहमानों को नहीं संभाल पाई, कल को वो घर कैसे संभालेगी? तुम पर मैंने इतना भरोसा किया, पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, और आज इसने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। वो फिरंगी होने के बावजूद सारे काम बखूबी करती है, और तुम यहाँ की हो लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता। अंत में सास अपनी अमेरिकन बहू को अपना लेती है।